बहुत तरह के कस्टमर्स होते हैं। उनमें नंबर एक कंज्यूमर्स, ठीक है जी। एक कैटेगरी ये है बड़ी। उसके अलावा कंज्यूमर्स के अलावा अगली कैटेगरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। और नंबर तीन फिर आपके अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कस्टमर्स भी होते हैं जो आपकी सर्विसेज से मुस्तफीज होते हैं। लें सर एग्जांपल यहाँ इससे देख लेते हैं, और इवन ये मैं फिगर भी चाहूंगा कि हम मिलकर देखें इसे। अ, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ जी, अपनी तस्वीर को अपनी। ये एक चैलेंज है कि ये देखें कितना बड़ा फिगर है, कितना सिग्निफिकेंट नंबर है कि 83 बिलियन जो है ना वो यूएस डॉलर्स हर साल अमेरिकी कंपनियां जाया कर देती हैं। किस वजह से? एक ही वजह से, ठीक है, पुअर कस्टमर सर्विस की वजह से। नहीं सर, आपके प्राइमरी कस्टमर कौन है, ये सर हर बिजनेस, हर डोमेन के लिए जानना बड़ा जरूरी है। हम मैं एकेडेमिया में हूँ तो जाहिर है फिर मेरे लिए जानना जरूरी है मेरे कस्टमर कौन है। आप जिस बिजनेस में, ताड़े वास्ते जानना बड़ा जरूरी है। तो ये आप जानेंगे, पहचानेंगे कि आपका एंड यूजर कौन है। और जैसे पिछली स्लाइड में बात की गई, वो कंज्यूमर है। आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं या इंटरनल कस्टमर्स भी आपके पास हैं, तो ये आप जानने समझें। यहाँ पोल आ गया, और पोल भी ज़ाहिर है इसी आइडिया से रेलेवेंट है। टूल किट है जी, वो ज़ाहिर है ये कस्टमर्स को ही जानने, पहचानने और समझने के लिए मुझे आपको हेल्पफुल होगी। लें जी, ये टूल किट हमने देख ली। और साथ साथ जाहिर है कस्टमर्स की जो नीड्स हैं बदलती हैं जी। इस बदलती दुनिया में ना सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। तो साहब आपके जो है ना, जो कस्टमर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस बदलती दुनिया में उनकी जो नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो भी बदलती जाती हैं, ठीक है। क्यों? कि यार जो लोग रिटायरमेंट की एज तक पहुंचेंगे, जो लोग, वो ज़रा वो ट्रैवल में और लीजर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट लेंगे। और जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे, जो कंपनीज हैं रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, वो बस समटाइम्स अपने इंटरनल फंक्शंस को जो है ना आउटसोर्स कर देंगी। और इसके अलावा जो आज की इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वहाँ सर जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़रा पे करने को तैयार हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ वो इशारे हैं, वो बातें हैं कि उम्र की तब्दीलियाँ और इवन ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्ट्रक्चरिंग और ग्रोइंग इकोनॉमीज, तो ये सारी वो बदलती ज़रूरतें हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट या तो आज की तारीख में कर रही हैं, कर चुकी हैं, या आने वाले दिनों में कर देंगी। अच्छा साहब, तो ओवर कॉन्फिडेंस से फिर बचें। ये ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को और ऑर्गेनाइजेशंस को मरवा देता है। लें जी, एक्सपर्ट की जुबानी सुनते हैं जल्दी से, एक्सपर्ट क्या बताते हैं। One of the most egregious mistakes that a company can make is to be so confident about its success and its position in the market, but it fails to see where the underdogs are going to be coming from and where exactly they will hit. A favorite example is Haier, a Chinese household appliances company, which nowadays is the world's largest. But it wasn't the world's largest just maybe 10 years ago. And this is what they did. They listened to the customer and they never blamed the customer for misusing its products. There's a very famous anecdote about Haier in China, which is that they found out that some of their washing machines were breaking down. And so they sent in the managers and they determined that the reason why the washing machines were breaking down was that customers were using them not just to wash clothes, but also to rinse vegetables. And Haier could have done what the typical American or European firm would have done under the circumstances, which is to blame customers and tell them, well, you're not supposed to do that. Instead, what they did was they went back to the R&D lab and they came up with a washing machine that was extraordinary.
so that customers could, in addition to washing their clothes, they could also reuse their vegetables. ले जी सर, हायर वाले बताया जा रहा है तो उन्होंने कस्टमर को बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने अपनी R&D टीम को टास्क दे दिया कि यार ऐसी मशीन बनाएं जो इतनी स्टर्डी, इतनी रोबस्ट हो कि वो सब्जियां, कपड़े तो धोए धोए वो सब्जियां भी धो सके। तो सर ये देखें, ये एवं ही नहीं। यहाँ सर चले हायर की बातें हुई तो कोडेक को भी याद कर लेते हैं सर, बड़ी मशहूर फर्म हो। हमने जो सारे मेरी तरह के पुराने जमाने के लोग जिनके बालों में चांदी चमक रही है वो जानते हैं कि इस कंपनी का, कभी मैं अपनी फोटो को बंद कर लेता हूँ, इस कंपनी को याद करते हैं, बड़ा नाम होता था जनाब अली हर तरफ। तो सर ये कोडेक का वो इंजीनियर है जिसने पहला डिजिटल कैमरा बनाया वो 1975 में। लेकिन जो सीनियर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने ये जो डिजिटल कैमरा जो ज़ाहिर है यहाँ तस्वीर के दाएं तरफ निचले कोने में है जी, उसको नहीं बेचा, नहीं मार्केट किया, क्योंकि वो समझते थे कि डिजिटल कैमरा आ गया तो जनाब अली हमारी ये जो कोडेक की फिल्म है ये कौन खरीदेगा। ठीक है, तो वो जो डिजिटल फोटोग्राफी रेवोल्यूशन था उसको इन्होंने ही अपने लिए ही डिले किया। तो ये सारा कोडेक की रूह दुखी होगी जी इस वजह से, लेकिन जाहिर है ये कौमों का और इंसानों के मामलात और ऑर्गेनाइजेशंस के मामलात हैं कि उन्होंने सोचा कि जो है कोई भी बंदा वो तस्वीर को देखना पसंद नहीं करेगा टेलीविजन सेट में, और जो है ना ये 100 साल से ये हमारा आजमूदा फार्मूला है, दादा परदादा के दौर से, और किसी ने कभी कंप्लेन नहीं की। तो हमें सस्ती फिल्म बनाने पे फोकस करना चाहिए, डिजिटल कैमरा की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो फिर वही हुआ जो इस किताब का टाइटल भी बता रहा है कि जो नंबर 2 है जी, या फिर थोड़ा माजरत के साथ 2 नंबर नहीं है, ये नंबर 2 जो लीडर्स वो बैम्बू सोर्ड यूज करते हैं लड़ाई के लिए बच्चों की तरह, या सीखने वाली तलवारें। लेकिन ज़रा जापानीज हैं तो वो कह सकते हैं, क्योंकि जापान में ज़रा उनके वहाँ हाराकीरी हम सुनते हैं कि वहाँ ये मामला समझा जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं जब कभी वो अपनी इज्जत में मामला आ जाए। तो नंबर 1 यूजेस स्टील जी, ये ज़रा याद रखने वाली बात है आज के लीडर्स के लिए। तो हायर की मिसाल हमने थोड़ी देर में देखी और उसके साथ हमने कोडेक को भी याद कर रहे हैं, और फिर स्टीव जॉब्स की भी बात कर रहे हैं हम। और कोडेक मूवमेंट एक फ्रेज थी जो आइकॉनिक थी, और वो आज फ्रेज उसका एक डबल मीनिंग, दूसरा मीनिंग भी आ गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बिजनेसेस जो तब्दीली को इग्नोर कर देते हैं, जो जिनकी जो है ना, जिनका हाथ इस वक्त की नफ्स पे नहीं होता, उनको फिर सारे अंडरडॉग्स आके माइनर प्लेयर्स हिट करते हैं और उनका फिर दिवालिया निकल जाता है। तो साहब कस्टमर सर्विस जो है वो हाली CRM नहीं है, ठीक है जी, वो एनालिटिक्स नहीं है, ठीक है जी, लेकिन ज़रा ये चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं कि कस्टमर की इनसाइट्स, उनके बाइंग के ट्रेंड्स और काफ़ी सारे और वेरिएबल्स हमें यहाँ से पता लगते हैं। तो बेसिकली आपको मुझे करना है कि हम कस्टमर की जो है ना नीड्स को फोकस करें, और जो ये जो जेनेरिक प्रोमोज हैं उनको हम भूल जाएं, क्योंकि ये दौर पर्सनलाइजेशन का है। तो ये बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, एग्जांपल्स भी शेयर की जा रही हैं कि जो है ना बाज़ औक़ात आप जो है ना अगर किसी से सलूक ना कर पाएँ तो ये सॉरी बोलना फ़र्द के लिए भी बड़ा अच्छा है, और तमाम दुनिया के किसी भी मुल्क के हामन हो उनके लिए बड़ा अच्छा है, और इसी तरह बिजनेसेस के लिए भी कि वो लेटर ऑफ अपॉलजी तो कम से कम दे लिखें अगले को, तो ये बड़ा अच्छा है। तो CRM ज़ाहिर है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे पिछली स्लाइड में भी इशारा हुआ कि आप अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाकी कई जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं वो जान सकते हैं। तो इसको ज़रूर यूज़ किया जाना चाहिए। और ये ज़ाहिर है जो डेटा साइंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो ये डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और फिर ज़रा डेटा साइंटिस्ट उस डेटा पे काम करेंगे तो हमें हमारे ही डेटा से नई इंसाइट्स मिलेंगी। तो ये ज़रा लंबी बात को हम जो है ना मुख्तसर अंदाज में यूँ ही कर सकते हैं। तो